तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको लास्ट क्लास में कि किसी भी मदरबोर्ड अगर आपके पास आता है तो एज ए स्कीमेटिक डायग्राम कैसे उसको डायग्नोस करें, कैसे क्या करें, स्टार्टिंग पॉइंट स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए स्कीमेटिक डायग्राम के हिसाब से। ओके, तो जैसा कि स्कीमेटिक डायग्राम पे अगर हम लोग ये वोल्टेज प्लान देख रहे हैं तो सबसे पहले इसमें जो दिखा रहा है एडेप्टर, फिर चार्जिंग आईसी, बैटरी सप्लाई, फिर पावर एसआरसी। कहने का मतलब कि आपके बोर्ड का जो सबसे पहला सप्लाई बनता है 19 वोल्ट। ठीक, जब तक वो ओके नहीं होगा तब तक आपका जितना भी उस लाइन से लगा हुआ सप्लाई है वो कभी भी ओके आपका नहीं हो सकता है। इन द सेंस कहने का मतलब कि आपके बोर्ड में जितना भी सप्लाई बनता है वो पावर एसआरसी ओके होने के बाद, मतलब 19 भी इन सप्लाई ओके होने के बाद ही सारा सप्लाई आपका बनता है। जैसा कि आप यहाँ वोल्टेज डायग्राम में देख रहे होंगे कि सबसे पहले एडाप्टर बना, एडाप्टर लगा, फिर उसका सप्लाई चार्जिंग आईसी को गया, फिर चार्जिंग आईसी बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट करके यहाँ पे एक पावर एसआरसी को, तो मतलब कि यहाँ पे एडाप्टर का भी सप्लाई आ रहा है, बैटरी का भी सप्लाई आ रहा है। उसके बाद जा करके जितने भी उसके बाद उसके रूट में जो जुड़े हुए सप्लाई है जितने कुछ बाद देख लीजिए 3.3 वोल्ट ऑलवेज हो गया, 5 वोल्ट ऑलवेज हो गया, फिर उसके बाद आपका 1.5 वोल्ट सस हो गया। जितने भी सप्लाई है 19 वोल्ट जब तक ओके नहीं होगा तब तक ये सप्लाई जितना भी है वो कोई भी ओके नहीं हो सकता है। तो हम लोग आज की क्लास में यही समझेंगे कि हम लोग कैसे डायग्नोस और कंफर्म करें कुछ पॉइंट को चेक करके कि आपका 19 वोल्ट सही है। जो भी रिपेयरिंग, जो भी टेक्नीशियन, जो भी रिपेयरिंग एक्सपर्ट होते हैं वो लोग डीसी सेक्शन में कौन कौन ऐसा पॉइंट चेक करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प से उनको पता चल जाता है कि उनका डीसी इन सेक्शन टोटली ओके है और वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम, कहाँ कौन कौन सा कंपोनेंट ज़्यादातर खराब होते हैं बोर्ड में डीसी सेक्शन में। तो इसके लिए चलिए हम लोग आज इसी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो लोग सबसे पहले इसके लिए हम लोग डीसी इन सेक्शन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे डीसी इन सेक्शन स्टार्ट होता है। तो इसके लिए किसी भी बोर्ड में इसमें डायग्राम हो तो नीचे से स्टार्ट होता है, कोई भी आप बोर्ड उठा के देख लीजिए। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं डीसी जैक कनेक्टर पे अपना, तो यहाँ पे देख रहे होंगे पिन नंबर 1 और 2 डीसी जैक है और पिन नंबर 3 जो है कि पीएसआईडी का लाइन है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रॉब्लम क्रिएट होता है अधिकतर डेल लैपटॉप में वो पीएसआईडी से क्रिएट होता है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो बना दिया हूँ। इससे पहले का जो मेरा वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, पर तभी मैं भरवली इस पर बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जब आप एडाप्टर लगाते हैं लैपटॉप में तो ये आपका एडाप्टर सेंसिंग लाइन है जो कि आईओ को जाती है। ठीक है, इस केस में अगर यहाँ पे अगर आपका 3.3 वोल्ट नहीं आता है जिसका मतलब ये है कि आपका जो एडाप्टर लगा है वो आईओ सेंस नहीं कर पा रही है कि आप एडाप्टर लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। उस केस में आपका प्लग इन नोट चार्जिंग का केस आता है और जैसे लैपटॉप आप ऑन कीजिएगा उसमें एडाप्टर चेक का एडाप्टर वोल्टेज चेक करके प्रॉब्लम आता है। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं मिस हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम आता है। इसमें अधिकतर आप यहाँ पे जो ये मोस्पेट देख रहे होंगे एन चैनल का, अधिकतर ये मोस्पेट ख़राब हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि इसका जो गेट सप्लाई होता है ये रजिस्टर का वैल्यू ख़राब होने की वजह से इसका गेट सप्लाई सही से नहीं मिल पाता है, या फिर ये रजिस्टर ख़राब हो सकता है, या फिर इसका जो पुलअप सप्लाई है ये भी ख़राब हो सकता है। इस कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा अधिकतर ख़राब होता है ये मोस्पेट होता है। तो इस केस में हम लोग इस मोस्पेट को रिप्लेस करके दूसरा मोस्पेट लगाते हैं तो केस सॉल्व हो जाता है। अगर आपके पास ये कंपोनेंट नहीं है उस केस में आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आप जंपर मार सकते हैं, बट जंपर मारने पे आपका प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप डेल के लैपटॉप में एचपी का एडाप्टर लगाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 19 वोल्ट आएगा और आपका आईओ आईसी को बंद कर सकता है। तो अगर हो सके तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट ख़राब हो वही कंपोनेंट को लगाएं। जंपर वाला प्रोसेस बहुत ही रेयर कंडीशन में अपनाएं। अगर कोई भी अगर आपका कंपोनेंट ना मिल रहा हो तब। उसके बाद अगर हम लोग यहीं थोड़ा सा ऊपर चलें,
तो यहाँ पे हम लोग डीसी जैक कनेक्टर जो कि पिन नंबर 1 और 2 है, अगर हम लोग ऊपर चले थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कॉइल के होते हुए सप्लाई आगे बढ़ रही है और कॉइल के होते सप्लाई आगे बढ़ रही है। और ये आपका सबसे पहला जो मोस्फेट है, ये आपका फर्स्ट मोस्फेट है। तो फर्स्ट मोस्फेट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा चैनल है, पी चैनल है कि एन चैनल है। तो इसका सब बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इतना इजी तरीका कि आप आंख बंद करके अगर इसको याद कर लेते हैं तो आंख बंद करके आप कभी भी बता सकते हैं कि बोर्ड में कौन सा मोस्फेट लगा हुआ है। जो ये मोस्फेट है आपका, ये पी चैनल मोस्फेट है। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पी चैनल है और कौन सा एन चैनल है। तो इसका बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आप इस मोस्फेट को ध्यान से देखें तो इसका जो गेट के पास जो एरो बना हुआ है, जो कि ये है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक सेकेंड, पेंसिल, जो कि ये वाला एरो है, ये वाला जो आप देख रहे होंगे, ये जो ये एरो है, ये अगर ये आपका जिस मोस्फेट में गेट के साइड से ऊपर की ओर हो, ये आपका पी चैनल मोस्फेट है। कौन चैनल मोस्फेट है? पी चैनल मोस्फेट है। और इसी का जस्ट उल्टा, जिस मोस्फेट में गेट के अपोजिट साइड एरो हो, उसको हम लोग एन चैनल मोस्फेट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिस मोस्फेट में गेट वाला एरो अगर ऊपर की साइड हो, ये एरो अगर ऊपर की साइड हो तो इसको हम लोग पी चैनल मोस्फेट कहते हैं। और जिस मोस्फेट में गेट सप्लाई का एरो अगर नीचे की साइड हो तो उसको हम लोग एन चैनल कहते हैं। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एन चैनल और पी चैनल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है बोर्ड में, बहुत ईजी तरीके से। तो जहाँ अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे हम लोग का पी चैनल मोस्फेट लगा हुआ है। तो पी चैनल मोस्फेट का वर्किंग क्या है, कैसे ये काम करता है? तो पी चैनल का जो वर्किंग कंडीशन ये है कि इसका इनपुट वोल्टेज, जो इसका इनपुट वोल्टेज होता है 19 वोल्ट, जो भी सप्लाई हो उस सप्लाई से लो सप्लाई गेट पे आना चाहिए। समझ गए? जो भी इनपुट सब वोल्टेज हो उस वोल्टेज से लो वोल्टेज गेट पे आना चाहिए, तभी ये सप्लाई इधर से इधर क्रॉस करेगी। इन द सेंस, अगर आपका यहाँ पे पी चैनल लगा हुआ है, अगर आपका इनपुट सप्लाई 19 वोल्ट है तो आपका गेट सप्लाई 19 वोल्ट से कम होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे एन चैनल मोस्फेट लगा हुआ है तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर यहाँ पे इनपुट सप्लाई 19 वोल्ट है तो आपको यहाँ पे कितना गेट सप्लाई चाहिए? 19 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे कैसे 19 वोल्ट से कम गेट सप्लाई दिया गया है वो भी फार्मूला आप देख सकते हैं। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मैं इसको बहुत ही क्लियर कट तरीका से ये सेक्शन बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सेक्शन। यहाँ पे देखिएगा, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा होता है, फिर यहाँ पे दूसरा रजिस्टर लगा होता है और ये नीचे जा कर के यहाँ पे ये ग्राउंड हो जाता है। और एक जो सप्लाई होती है जो इन दोनों के बीच से आकर के गेट पे लगी हुई है, जो कि इस दो रजिस्टर का वैल्यू मिला करके जो सप्लाई आउट होगी वो सप्लाई 19 वोल्ट से कम होगी। तो इस फार्मूला को कैसे निकाला जाता है ये भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही क्लियर कट बता चुका हूँ। आप चाहे तो वो देख करके समझ सकते हैं कि इस फार्मूला को कैसे निकाला जाता है। तो आपका वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू होते हुए सप्लाई जो गेट सप्लाई पे जाती है वो सप्लाई 19 वोल्ट से कम हो जाती है वोल्टेज डिवाइडर होने के थ्रू। तो यहाँ पे आपका जो भी सप्लाई है पी चैनल में वो गेट सप्लाई से, मतलब इनपुट सप्लाई से कम होना चाहिए, तब जा कर के आपका ये स्विच करेगा फर्स्ट मोस्फेट और आपका 19 वोल्ट इधर से इधर क्रॉस होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे डीसी इन सेक्शन है, डीसी इन एसएस बता दिया है। अब इसके आगे का जो भी है नेक्स्ट पेज पे, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
उसके बाद जो आता है वो है आपका सेकेंड मोस्फेट में भी आप सेकेंड मोस्फेट को क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भी जैसे DC इन SS लिखा हुआ तो वहाँ पे यहाँ से भी वही स्टार्ट हो रहा है DC इन SS। अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड मोस्फेट पे जाते हैं तो सेकेंड मोस्फेट को अगर हम गौर से देखें तो ये भी आपका कौन सा चैनल मोस्फेट है, P चैनल मोस्फेट है। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई किए P चैनल मोस्फेट है, क्योंकि इसका गेट सप्लाई की तरफ जो एरो बनाया हुआ है वो ऊपर की ओर बनाया हुआ है, इसलिए ये P चैनल है। अगर यह एरो अगर नीचे की ओर होता है तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते कि N चैनल मोस्फेट है। तो इसका भी सेम कंडीशन है, इनपुट वोल्टेज के जितना इसका इनपुट वोल्टेज है उससे कम गेट का सप्लाई होगा, तभी जाकर के सप्लाई इधर से इधर मोस्फेट स्विच होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है, जो कि यहाँ से आकर के फर्स्ट मोस्फेट, सेकेंड मोस्फेट और यहाँ पे आकर के ये ग्राउंड हो गया है। तो अभी आप बोलिएगा कि सर ये तो मोस्फेट स्विच हुआ ही नहीं, तो ये सप्लाई इधर से इधर क्रॉस कैसे कर गया। हाँ, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही जाहिर, बहुत ही नॉर्मल, ये क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन है। इस कंडीशन में हम लोग अगर जो मोस्फेट को, जो इसके अंदर जो डायोड लगा हुआ है, जब इस पे सप्लाई आता है तो कुछ क्षण के लिए जो ये आपका डायोड है, ये मोस्फेट है, एज अ डायोड के रूप में काम करना शुरू करने लगता है। इसको लगता है कि ये डायोड है। जो ये डायोड देख रहे होंगे कौन सा डायोड लगा हुआ है, सॉरी मैंने यहाँ पे मोस्फेट बोल दिया था, ये रजिस्टर लगा हुआ है। जो ये सप्लाई मैंने अभी बोला, जो ये लाइन मैंने बताया अभी मैं मोस्फेट बोल दिया था, ये मोस्फेट नहीं है, ये आपका फर्स्ट रजिस्टर लगा हुआ है, सेकेंड रजिस्टर लगा हुआ है और ये सप्लाई आया है वो है। तो यहाँ पे जैसे कि एज अ डायोड काम करता है। एज अ डायोड में आपको पता है कि जैसे हम लोग सप्लाई लगाते हैं एज अ डायोड में इधर से इधर क्रॉस कर जाता है। तो जब ये क्रॉस करता है तो वहाँ पे आपका 19, आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपका 19 वोल्ट नहीं होता है। इस कंडीशन में मोस्फेट कुछ सप्लाई को डाउन कर देता है, जो कि 0.7 वोल्ट मोस्फेट डाउन कर देता है। अगर इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपका 19 वोल्ट है तो यहाँ पे आपको 18.3 वोल्ट ही मिलेगा, ना कि 19 वोल्ट, क्योंकि जब ये मोस्फेट एज अ डायोड काम करती है, जब एज अ डायोड सप्लाई पास कराती है तो 0.7 वोल्ट को ड्रॉप कर देती है, मतलब अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है, ड्रॉप कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को 19 वोल्ट नहीं छोड़ करके 18.3 वोल्ट मिलता है। आप लोग बहुत बार ये भी एज्यूम किए होंगे कि अगर आपका कोई मोस्फेट ख़राब है, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ अगर हम लोग जंपर मार देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारा सप्लाई तो पार हो जाता है, बट ऑन होने के बाद हम लोग का जो लैपटॉप है वो बैटरी चार्जिंग ऐसी बैटरी चार्ज नहीं करता है। तो उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसा कि वोल्टेज डिवाइडर बना करके यहाँ पे गेट सप्लाई इसको दे दिया गया है, जिसके कारण ये सप्लाई इधर से इधर क्रॉस हो चुकी है। तो ये सप्लाई, गेट सप्लाई कितनी होनी चाहिए, इनपुट सप्लाई से लो होनी चाहिए। जैसा कि मोस्फेट का कंडीशन है, ये P चैनल मोस्फेट है, इसमें आपका इनपुट सप्लाई से गेट सप्लाई लो होना चाहिए P चैनल मोस्फेट में। अब हम लोग आगे आएंगे। आगे आने के बाद हम लोग यहाँ पे जो पहला ऐसे मिलता है वो होता है हम लोग का चार्जिंग IC। तो हम लोग इस चीज़ को आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा, चार्जिंग IC को, कि यहाँ पे हम लोग को DC इन सेक्शन में क्या क्या चीज़ को देखने की ज़रूरत है चार्जिंग IC में। जैसा कि आप लोग को पता होगा चार्जिंग IC का यहाँ पे मेनली दो काम है। पहला काम है आपका 19 वोल्ट को स्विच कराना और दूसरा काम है बैटरी को चार्ज करना, ठीक है। तो जो सबसे पहला काम हम लोग वो देखेंगे 19 वोल्ट को स्विच कराना। तो इसमें क्या होता है कि ये चार्जिंग IC है, इस पे कुछ पिन पे सप्लाई हम लोग चेक करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पिन है। जब तक उस पिन पे अगर हम लोग को सही सप्लाई नहीं मिल सकती है तब तक हम लोग नहीं एज्यूम कर सकते हैं कि 19 वोल्ट DC इन सेक्शन की सप्लाई ओके है कि नहीं है।
वो सब तो उधर का ओवरव्यू था। मेन आपका काम यहाँ, जो मेन काम है आपका यहाँ पे है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे पिन नंबर 20 पे VCC है। जैसा को VCC को हम लोग VCC या फिर V इन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग को सप्लाई मिलेगा, यहाँ पे जो हम लोग का पहला सप्लाई मिलेगा, यहाँ पे आपका जो DC इन का सप्लाई होना चाहिए 19 वोल्ट, वो हम लोग को यहाँ पे एनी हाउ मिलना चाहिए 19 वोल्ट। ठीक है, एनी हाउ हम लोग को यहाँ पे VCC सप्लाई पे 19 वोल्ट मिलना चाहिए। तो हम लोग को एनी हाउ यहाँ पे 19 वोल्ट VCC पे मिलना चाहिए। किसी बोल्ट में V इन, DC इन, AC इन और किसी बोर्ड में VCC करके लिखा रहता है चार्जिंग IC पे। उसके बाद जब VCC सप्लाई 19 वोल्ट मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग को मिलना चाहिए AC डिटेक्ट। तो आप ये देख पा रहे होंगे AC डिटेक्ट, ये सब यहाँ पे हम लोग को सप्लाई मिलना चाहिए, जो कि 19 वोल्ट का DC इन का वोल्टेज डिवाइडर बना करके, देख रहे होंगे वोल्टेज डिवाइडर में आप देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बना करके जो सप्लाई यहाँ पे आता है वो सप्लाई यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि अप्रोक्स 2.5 से के आसपास होना चाहिए। 2.5 2.6 के आसपास होना चाहिए। अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे अगर आपका ये दोनों रजिस्टर में से कोई भी रजिस्टर खराब होता है या किसी भी रजिस्टर का वैल्यू बढ़ता है, तो यहाँ की सप्लाई आपकी खराब हो जाएगी और आपका लैपटॉप का बैटरी चार्ज होना और 19 वोल्ट का स्विच कराना बंद हो सकता है। यहाँ पे एक और मैंने आपको मेन पॉइंट बताया जो कि अधिकतर खराब देखने को मिलता है रिपेयरिंग के दौरान। जो AC डिटेक्ट के पास जो ये स्विच वोल्टेज डिवाइडर वाले मोस्फेट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप रिपेयरिंग के दौरान इसे भी ज़रूर चेक करें। इसका वैल्यू जो बता रहा है अभी, वो वैल्यू यहाँ से इसका वैल्यू डिक्रीज तो कभी नहीं होता है, हमेशा इंक्रीज हो जाता है। तो जब आप यहाँ पे AC डिटेक्ट आपको मिल जाएगी, तब आपको एक सप्लाई चेक करना होगा जो कि REGN, जो कि 6.6 वोल्ट LDO सप्लाई होती है। ये REGN LDO जो लिखा है वो 6.6 वोल्ट LDO सप्लाई होती है। जब आपकी इतनी सप्लाई ओके होगी, तब जाकर के एक आपका सप्लाई निकलेगा जो कि AC ओके होगा। एक यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जब आपकी इधर की जितने भी सप्लाई है ठीक ठाक बन रही होगी, जैसे कि VCC की सप्लाई 19 वोल्ट, AC डिटेक्ट की सप्लाई, वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू आने वाली सप्लाई, जो भी वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू होकर के जो भी सप्लाई है 2.5 वोल्ट, 2.6 वोल्ट और ये 6.6 वोल्ट LDO, जब ये 3 सप्लाई मिल जाएगी, तब आप लोग को चार्जिंग IC में AC ओके सप्लाई चेक करनी है। एक चीज़ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको AC ओके के पास एक सिंबल लगा मिला हुआ है AC ओके हैच। तो जहाँ पे आपको AC ओके हैच या फिर AC ओके बार ये चीज़ देखने को मिले, वहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं मिलेगी, 0 वोल्ट मिलेगी। ये एक एक्टिव लो वोल्टेज होती है। आप गौर से इसको फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको समझिएगा। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि जहाँ भी AC ओके के बगल में ये हैच या फिर AC ओके के ऊपर बार लगा हुआ रहे, वहाँ पे आपको कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक एक्टिव लो वोल्टेज मिलेगा जो कि 0 वोल्ट होगी यहाँ पे। और जिस भी चार्जिंग IC में सिर्फ AC ओके लिखा रहा है, वहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलेगी। और आपके इसके अनुसार यहाँ पे सप्लाई अगर आपके ठीक ठाक मिल जाती है, तो आपका DC इन सेक्शन टोटली ओके होता है। हम लोग सबसे पहले यहीं पे चेक करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग का AC ओके एक्टिव लो है, यानी कि AC ओके हैच है या फिर AC ओके बार है, यहाँ पे अगर पिन पे अगर हमें कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, इसका मतलब हम लोग का 19 वोल्ट का स्विचिंग सही सलामत हो चुका है, यानी कि हम लोग का DC इन सेक्शन ओके है। अगर यहीं पे अगर हम लोग को
जैसा मैंने बताया AC ओके के बगल में ना कोई हैश लगा हो ना कोई बार लगा हो। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो हम लोग को यहाँ पे 3.3 वोल्ट सप्लाई मिलती है, इसका मतलब हम लोग का 19 वोल्ट की लाइन DC इन की लाइन ओके है, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं। ये तो बात हो गया कि आपका AC ओके पे कब क्या मिलेगा, तो आपका 19 वोल्ट ओके होगा कि नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पे AC ओके बार लगा हुआ है या फिर AC ओके हैश लगा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया अगर ये कंडीशन यहाँ पे हो तो यहाँ पे एक्टिव लो सप्लाई मिलेगा जो कि 0.0 वोल्ट होगा। ठीक, अगर यहाँ पे कोई बार ना लगा हो, कोई हैश ना लगा हो तो यहाँ पे एक्टिव हाई वोल्टेज होगा जो कि 3.3 वोल्ट होगा। अगर यहाँ पे वो सप्लाई नहीं मिल रही है, यानी कि इन द सेंस कि यहाँ पे बार लगा हुआ है, हैच लगा हुआ है और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि एक्टिव लो सप्लाई होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है इस कंडीशन में, जैसा कि अभी ये कंडीशन है AC ओके हैच है, यहाँ पे 0 वोल्ट मिलना चाहिए, एक्टिव लो सप्लाई मिलना चाहिए। लेकिन अगर हमें यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है, उस कंडीशन में हम लोग को जो कि अधिकतर बोर्ड में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, 100% बोर्ड में से 90% बोर्ड में जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो ये होता है, जो कि आपका ये यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है जो कि AC डिटेक्ट वाली लाइन होती है, ये वाले रजिस्टर दोनों में से किसी एक रजिस्टर की जो वैल्यू होती है बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपका जो AC ओके का सप्लाई है वो आपको ठीक ठाक नहीं मिल पाता है। एक प्रॉब्लम ये होती है, या फिर जो आपका VCC का लाइन है, जो VCC लाइन में जो ये रजिस्टर लगा होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाने के कारण ये प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर आपका AC ओके हैश नहीं है, AC ओके बार भी नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या सप्लाई मिलना चाहिए, सप्लाई एक्टिव हाई मिलना चाहिए जो कि 3.3 वोल्ट होता है। अगर उस कंडीशन में यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है, 0 वोल्ट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी सेम चीज़ को आप नोटिस करेंगे कि जो आपका VCC इन का जो सप्लाई में जो रजिस्टर लगा होता है उसका वैल्यू चेक करें, और जो AC डिटेक्ट की लाइन में जो 2 वोल्टेज डिवाइडर में जो 2 रजिस्टर लगे होते हैं उसका वैल्यू चेक करें। इसमें अधिकतर यही तीनों चीज़ खराब होने की संभावना आती है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग आई होप इस केस स्टडी को अच्छे से समझ गए होंगे स्कीमेटिक डायग्राम पे, कि DC इन सेक्शन में क्या कौन कौन से पिन चार्जिंग IC का इम्पोर्टेंट होता है, देखना ज़रूरी है, जिसको देख करके आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं बोर्ड को। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो चार्जिंग IC का नेक्स्ट काम है बैटरी चार्ज करना, वो कैसे चार्ज करता है वो लोग हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।